कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो आज चैप्टर नंबर 12 और 13 के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले चैप्टर्स के मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर्स देखते आ रहे हो। तो आज शुरू करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के। मैंने दोनों चैप्टर्स कंबाइन कर दिए हैं यहाँ पे, और दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ कराऊंगा आप लोगों को। पहले एटम्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर शुरू हो रहा है। तो जो पहला सवाल यहाँ पे आ रहा है उसमें लिखा है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज। सबसे पहले आपको ना ये फॉर्मुलेज याद करने पड़ेंगे, हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं वैसे। जैसे कि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो जो चार्ज होगा न्यूक्लियस पे वो प्लस जेड की जगह प्लस ई लिखा जा सकता है, बिकॉज जेड की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना है? वो है -e। इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, बिकॉज के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो जो फोर्स यहाँ पे निकल कर आया वो आया के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और यही फोर्स जो कि वो सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, ये बन जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां पे आ जाता है mv स्क्वायर इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय आर। अगर मैं यहां पे 2 से दोनों तरफ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है विच इज mv स्क्वायर बाय 2, दिस एक्चुअली बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए सारे बच्चे, के ई स्क्वायर अपॉन में 2r। अब लिखना चाहो तो पूरा उसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 4%, बट इतना ही बहुत है। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन एटम ना हो, बिकॉज वैसे तो हाइड्रोजन एटम है, और हम जो थ्योरी जो सारा पढ़ते हैं, जो बहुत से एटॉमिक मॉडल है, वो भी सारा जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है वो भी सारा हाइड्रोजन एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को पहले ही 1 रख लेता हूँ। लिखना चाहो तो जेड लिख सकते हो, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं, तो यहां पे मैं जेड इंक्लूड कर देता हूं। ऑफ कोर्स यहां पे भी जेड रहेगा और यहां पे जेड रहेगा, तो ये जगह के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था बच्चों के Q1 Q2 अपॉन में r। के चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस जेड है ना, मैं जेड ले रहा हूं बच्चों, और यहां पे क्या होगा? -e। सर नेगेटिव साइन को कंसीडर क्यों कर रहे हो? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालोगे आप, जो चार्ज है उसका इसका जो नेचर है उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी और ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, ये आएगा के ई प्लस यू, यानी कि के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन में r। तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट? E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। आप ध्यान से देखोगे ये जो नेगेटिव साइन है इस एनर्जी के फॉर्मूले में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एनर्जी है हमारे इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव इसलिए है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कभी भी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर आप टोटल एनर्जी निकालो और वो नेगेटिव आए, तो जान जाना कि वो जो नेगेटिव आया है वो बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। दिस नेगेटिव साइन हियर रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर अब आर की जब सब वैल्यूज डालोगे ना बच्चों, के वैल्यू सब डालोगे, तो आपको वही आंसर मिल जाएगा जो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ते आए हो। ऑल दो आंसर जो है पहले जूल में आएगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, बिकॉज जब आप आर को प्लेस करोगे, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आगे भी पढ़ेंगे हम उसको, तो ये वैल्यू यहां पे एक्सप्रेशन ये निकल कर आएगी। खैर, अभी जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं क्या बताना चाहता हूं ये कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में r, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो साफ दिखाई दे रहा है कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बात ही की है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर अगर हम करें, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, बट यहां पे 2 का फर्क है, यानी अगर आप u को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगा, या फिर
अगर आप u निकालना चाहते हो तो 2 से e को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मुलेज जो हैं आपको ऐसे याद रखने हैं। सर क्या ये डिराइव आपने क्यों कराया? मैं कॉन्सेप्चुअल सिखाता हूं, मैंने आपको हमेशा से बोला है मैं जब भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में कराऊंगा मैं उसके साथ साथ मिलते जुलते जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा, क्योंकि पता नहीं ना ये क्वेश्चन यही आएगा या फिर इससे मिलता जुलता आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब बच्चों हमें ढूंढना है। तो यहां पे सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप वेरीफाई करना चाहते तो कर सकते हो। n किलो 1 होगी तो e किलो कितनी आ जाएगी? -13.6 आ जाएगी। बिल्कुल सही है बेटा। तो टोटल एनर्जी जो है यहां पे कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस और टोटल एनर्जी होता है, यानी कि प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर होगा एंड दैट मेक्स ऑप्शन सी करेक्ट। तो ए माइनस लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला जो बड़ा सवाल है ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E2, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस हीलियम। देखो मैं अभी जब पढ़ा रहा था ना पीछे, तो मैंने यहां पे सब आपको मेंशन किया था। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन कर दिया था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना। और हाइड्रोजन एटम के चक्कर में हमने z की वैल्यू +1 डाल दी थी, यानी 1 डाल दी थी। लेकिन अगर z की वैल्यू 1 नहीं डाली होती तो यहां पे एक्चुअल में z स्क्वायर आया होता। सर यहां तो z लिखा है, z स्क्वायर कैसे आ जाएगा? और एक्सप्रेशन है नीचे और भी z आएंगे तो z स्क्वायर ही निकलेगा। तो -13.6 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर निकलता। चूंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हम z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 डाल देते हैं। +1 भी क्यों लिख रहे हो भाई? +1 -1 थोड़ी ना हो सकता, कभी +1 ही होगा हमेशा। तो z की वैल्यू चूंकि हम हमेशा 1 डाल देते हैं तो हमें पता नहीं होता, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर है। और मैं ये सब बातें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो हमारी बोहर्स थ्योरी है वो हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, लेकिन उन जैसे छोटे एलिमेंट्स के लिए, एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे हीलियम के लिए, लिथियम के लिए ये एप्लीकेबल होती है। तो ये जो क्वेश्चन यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, इसमें पहले तो हाइड्रोजन की बात हुई तो धड़ल्ले से ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है थ्योरी। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम आयन की बात करेंगे, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेबल रहेगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, और z की वैल्यू 1 हो गया। तो z की वैल्यू 1 हो गया। और वो कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -13.6 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे आ गई एनर्जी। और इस एनर्जी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है E2 से। तो E2 का फॉर्मूला कितना आ गया? E2 का फॉर्मूला आ गया -13.6 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल क्या हमसे पूछा गया है? हमें सवाल बोला गया है कि भैया अगर सेकंड ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की एनर्जी E2 है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थर्ड ऑर्बिट में हीलियम के, तो अब अगर मैं हीलियम की बात करूंगा, हीलियम एटम की बात करूंगा, तो हीलियम एटम के लिए एनर्जी मान लीजिए हमने E3 मान ली, बिकॉज वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? -13.6 डिवाइड बाय कौन सा ऑर्बिट है उसका? थर्ड ऑर्बिट है। n की जगह क्या आ गया? 3। भैया दोबारा लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या लिख रहे हो आप? मैं फॉर्मूला ये लिख रहा हूं बच्चों, 13.6 n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? हीलियम एटम की बात कर रहे हो और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो अगर थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 हो गई, और हीलियम की बात कर रहे हो तो z की वैल्यू कितनी होगी? z की वैल्यू 2 हो जाएगी। भाई हीलियम क्या होता है? He2 होता है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3। जैसे यहां पे क्या था? यहां हाइड्रोजन एटम का कौन सा ऑर्बिट था? सेकंड ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1, और चूंकि सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2। यहां पे क्या है? थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3, और हीलियम एटम है तो z की वैल्यू 2। तो यहां पे n की वैल्यू 3 डाल दी और z की वैल्यू कितनी डाल दी? z की वैल्यू 2 डाल दी, तो 2 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? ये हो गया -13.6 डिवाइड बाय n इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरा E3 आ गया। अब हमें E3 निकालना है, लेकिन ध्यान से देखो हमें E2 के टर्म्स में निकालना है। तो हमने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो E3 डिवाइड बाय E2 कितना आ जाएगा? ये आएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, यहां पे 9 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -13.6 इंटू में 4। 13.6 कट गया, 9/16 ये बन गया।
यानी E3 कितना आ गया, E3 आ गया 9/16 ऑफ E2। ये मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, गलती तो नहीं कर रहे हैं कुछ, गलती 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 कुछ 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 गलती है, चेक कर लेता हूं एक बार दोबारा से। E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू ये है -13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, और E2 की वैल्यू कितनी है, ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -13.6। गलती कर रहे थे ना हमने, रेशो गलत ले ली थी। आंसर आ रहा है 16/9। E3 कितना आ रहा है 16/9, ठीक है ना, 16/9 ऑफ E2। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। रेसिप्रोकेट मैंने कर दिया था, चलो जी ठीक है, 16/9 मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इजी सा एक सवाल है, और ये जो सवाल आप देख रहे हो ये सवाल डुअल नेचर को लिंक करते हुए है, ठीक है। सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 3 टू इट्स ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा वो ये है कि थर्ड स्टेट में से टॉप कर आया और फर्स्ट में टॉप कर आ गया, थर्ड से फर्स्ट में, तो थर्ड वाले स्टेट की एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट वाले की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये याद करनी है कि बिल्कुल याद करनी है। n के लिए 1 तो -13.6, n के लिए 2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, n के लिए 3 -1.5, n के लिए 4 -0.85। ऐसे आपको 3 4 5 6 ऑर्बिट जितने भी हैं वो याद करने हैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा हम लोगों को। तो उसने क्या बोला, अच्छा ये इंश्योर कर लेना कि हाइड्रोजन एटम ही हो। पता चला हाइड्रोजन लाइक लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन लाइक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, -13.6 माइनस इसके बाद जो ऑर्बिट आएगा n=2, उसका क्या होगा n=2 का, वो होगा -3.4। ये सब जो हैं ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम के लिए। 2023 में से सवाल भी आया था। खैर, तो ये कहां से कहां जंप किया, ये थर्ड से फर्स्ट में जंप किया, थर्ड से फर्स्ट में। तो जब थर्ड से फर्स्ट में जंप किया तो आप मुझे बताओ यहां से कितनी एनर्जी बाहर निकली होगी। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो 1.5 है इसमें माइनस कर दो -13.6। भाई अगर आपने इसमें से ये माइनस किया तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो एनर्जी यहां से निकलेगी वो कितनी होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जंप किया और जो फोटोन निकला एमिटेड, जो यहां से लाइट निकली है तो उसको फोटोन ही बोलते हैं, वो क्या करता है फोटो सेंसिटिव सरफेस को इरेडिएट करता है। यानी कि यहां पे आपके पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस रखी हुई है, उस सरफेस पे ये लाइट आके ऐसे फॉल कर जाती है। इफ वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, गलत है, ऑफ द मटेरियल इज 5.1, इसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में बताना है। तो भैया आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ी है। जब मैं कह रहा था देखो ये दो चैप्टर्स का लिंक हो गया, एटम का क्वेश्चन हो गया यहां पे, और यहां पे ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 से रिलेट हो गया, डुअल नेचर ऑफ एटम मैटर रेडिएशन से। तो क्या आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दो जगह इस्तेमाल होती है, पहला वर्क फंक्शन के लिए, फिर दूसरा केई मैक्स के लिए। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा है जो केई मैक्स है हमारा, उसकी वैल्यू EV0 होती है। कितनी होती है EV0, और हमें यही निकालना है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में V0 ही निकालना है। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 12.1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू 5.1 प्लस EV0। अब 12.1 माइनस 5.1 7 EV हो जाएगा, 7 EV इज इक्वल टू EV0 हो गया। अगर मैं E से E कंपेयर कर भी दूं तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर कितना आ जाएगा, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 7 वोल्ट, और 7 वोल्ट मेक्स ऑप्शन डी करेक्ट। तो मेरा थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अल्फा न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल होना चाहिए ऑफ एनर्जी। इज दिस एन अल्फा पार्टिकल, इज अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ mv² bombards on a heavy nuclear target of charge Ze। तो मान लीजिए यहां पे एक न्यूक्लियस है Ze
इस पे चार्ज है Zd और यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, और उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² की काइनेटिक एनर्जी है। बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा न्यूक्लियस। अच्छा, अल्फा न्यूक्लियस भी वर्ड ठीक है, पार्टिकल काटना जरूरी थोड़ी ना, अल्फा न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक ही है। तो द डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो हमें मालूम है कि जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फॉर एग्जांपल यहां मार्क कर लेता हूं, उसको हम लोग r0 बोल देते हैं, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा वो रिबाउंड करेगा, यानी इस पॉइंट पे आके इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, k, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e, तो k 2e, और न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस Zd, तो प्लस Zd डिवाइड बाय r0। r0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोबारा बता देता हूं क्या हो रहा है, अल्फा न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल जब ऐसे गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंचा, फिर रिबाउंड कर गया, यानी इस पॉइंट पे मोमेंटली ये रेस्ट पे आया, और जब ये रेस्ट पे आया होगा तो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आ जाएगा k2Zd² अपॉन में हाफ mv², हाफ mv²। तो क्लियरली यू कैन सी हेयर कि जो रेडियस ऑफ रेडियस नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच है, वो मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका आंसर ये भी सही लग रहा है ना, और इसका आंसर ये भी सही लग रहा है, यानी इसके दोनों आंसर सही है, 1 में v² भी और 1 में m। एक्चुअल में ये ऑप्शन में गलती है, वैसे ये यहाँ पे v² होना चाहिए। सर ऐसा है सीबीएसई में होता है क्या, नहीं होता यूजुअली, जैसे हमने बनाया तो हो सकता है कि गलती से यहाँ पे हमने 1 में v² लिख दिया, लेकिन अगर हाँ, अगर दोनों लिखे आएंगे तो ये भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही होगा। तो फिलहाल इसका आंसर आप दोनों मार्क कर लीजिए, वरना तो अगर वहां पे 1/v² की जगह v² लिखा होता और यहाँ पे m लिखा होता तो ये गलत हो जाता, वो सही हो जाता है ना। तो वो तो आप वाइस वर्सा देख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है बेटा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्या है, अपने वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा सवाल बेटा यहाँ पे आ रहा है, इसमें लिखा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, हमें मालूम है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब हमें करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज हमने अभी जो पहला क्वेश्चन करा मैंने इसलिए वहां पे डिराइव कराया आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है ना। तो सीधा याद आपने किया हुआ है, तो सीधा आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगी। ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6, यानी कितना आ गया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल बच्चों लिखा है द एनर्जी ऑफ He प्लस इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ द He मतलब हीलियम आयन की बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो सबसे पहले वही एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, -13.6 डिवाइडेड बाय n² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको फॉर्मूले सारे जो है बेटा याद होने चाहिए। अब जैसे इन्होंने बोला किसके लिए, हीलियम के लिए, अगर हीलियम के लिए तो n, अच्छा हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो n के लिए 1 है, और Z के लिए कितनी है, Z के लिए 2 है, तो क्या डालेंगे, E1 का आंसर कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इंटू Z के लिए कितनी है, Z के लिए 2 है, यानी कि यहां पे आ गया 4। तो ये सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आंसर -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो एक जो मैंने टाइम लगाया शुरुआत में काफी ज्यादा आपको डेरिवेशन कराने के चक्कर में, तो इसलिए कराया क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो एक जैसे ही हैं, तो ऐसा मत सोचा करो कि इतना फालतू क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ा फालतू रहे नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं वो जो आपके काम आएगा, है ना, जो सबके आगे के लिए काम आएगा। क्योंकि मैं हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन लेके आया हूं लगभग। अब एटम न्यूक्लियर में न्यूक्लियर बड़ा छोटा है, तो इनके टोटल मिला के शायद 34-35 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें मुझे ढूंढना है ना कि भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई सेम थोड़ी ना आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में लिखा हुआ, आ भी सकता है, वैसे आ भी सकता है, क्योंकि 2023 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरीके का, बस वैल्यूज बतानी थी उसमें। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए मेरे साथ में। 7 नंबर सवाल, फॉर इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम इज। नाउ बोहर्स के क्वांटम थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, वो बोहर्स का पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम विच इज एक्चुअली इक्वल टू mvr whenever electron is revolving in an orbit of radius r with a velocity v, the angular momentum L which is mvr is always quantized, and L की वैल्यू कितनी होगी,
NH अपॉन में 2 पाई, वेर n जो है दैट इज अ नंबर ऑफ द ऑर्बिट, शेल का नंबर 1 2 3 जो भी हो सकता है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि भैया हाइड्रोजन एटम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, कौन सा ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का। तो फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 हो गई, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, ये हो गया 2h अपॉन में 2 पाई, दिस बिकम्स h अपॉन में पाई, दैट मेक्स ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स मॉडल आपको पता होना चाहिए क्या है, जैसे बोहर्स की क्वांटाइजेशन थ्योरी थी जो हमने बताया अभी, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन में 2 पाई होता है, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन में 2 पाई। फिर एनर्जी जब निकलती है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द हायर मोस्ट ऑर्बिट टू द लोअर मोस्ट एनर्जी। याद है ना ऑर्बिट क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया यहां पे मान लीजिए ये N2 है और ये N1 है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम करके आया, ये भी हमने न्यूमेरिकल में किया भी ऐसा कॉन्सेप्ट कि कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। और थर्ड पोस्टुलेट था कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट। हमने पढ़ा है बेटा ये सब, है ना। तो बोहर्स मॉडल में हमें बोला गया है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो पहला पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड है, तो ये सही हो गया, आंसर मिल गया हमें, खत्म हो गई बात। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मतलब क्या है, इट इज n टाइम्स ऑफ h अपॉन में 2 पाई। अरे वो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ाया था क्या, q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वहां भी तो ये तो बोलते थे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो यहां पे क्या क्वांटाइज्ड है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक लिखा है, ऑप्शन ए का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, खैर मैं बहुत अच्छा तो सवाल को नहीं मानता, बट क्योंकि सवाल ये आया हुआ है और मेडिकल एग्जाम में आया हुआ, बहुत पुराना सवाल है ये, तो ऑप्शन देके तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा, बट कोई नहीं, करते हैं। इसमें लिखा है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट। मुझे मालूम है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r, और जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं वो होती है k ZE स्क्वायर अपॉन में 2r। बस ये प्लस होती है और ये माइनस होती है। अब हमें किसकी रेशियो निकालनी है, इसकी अपॉन में इसकी, तो ke अपॉन में e जो निकालोगे के अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1, है ना, ये तो बनेगा 1 अपॉन में -1। क्या निकालना है, तो निकालना नहीं, उल्टा निकाल दिया क्या, नहीं उल्टा निकाल दिया, हाँ सही तो निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर हो गई है, अब आंसर क्या आएगा 1 -1। अब ये एक्चुअल में देखो तो ये और ये बात तो सेम ही है ना, तो खैर अगर मुझे मार्क करना पड़ गया तो मेरा ऑप्शन ए सही बनेगा। अगला सवाल दे रखा है और बहुत बड़े सवाल है बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगता है, रीजन है उसका बिकॉज उसमें फैक्ट आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम गिव स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 4860 एंगस्ट्रॉम। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं थोड़ा दोबारा से तुम्हें वैल्यूज बता देता हूं। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, n की वैल्यू 2 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, फिर n की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट, फिर n की वैल्यू 4 फोर्थ ऑर्बिट हो गया, n की वैल्यू 5 फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, एंड सो ऑन। और इन सबकी ना एनर्जीज की वैल्यूज भी पता है, -13.6, -3.4, -1.5, -0.8 ना, -0.5, ये सारी वैल्यूज पता है हमें। हमें मालूम है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां था बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, इसे बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, पूरे एटम के लिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा थर्ड ऑर्बिट में था तो भी जंप करके मान लो फर्स्ट में ही आया, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा था जंप करके फर्स्ट में आया, फिफ्थ में बैठा हुआ था जंप करके फर्स्ट में आया। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज है भाई, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, ये फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज है बच्चों, इन कलेक्शन को, इन सीरीज को एक नाम दिया गया लाइमन सीरीज। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर आए, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को, उनके कॉम्बिनेशन को लाइमन सीरीज बोलते हैं। अच्छा वैसे इनका नाम H अल्फा, H बीटा, H गामा, मतलब अल्फाबेटिक ग्रीक सीरीज के अनुसार भी रखा जाता है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो 2 से लेके 1 वाली जो लाइन है उसको हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या होगा, फोर्थ से 1 में आना, इसे बोल देंगे थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 के अंदर जम करके आ रहा है, चाहे थर्ड से आ रहा हो, चाहे फोर्थ से आ रहा हो, चाहे फिफ्थ से आ रहा हो,
कहीं से भी आ रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज का नाम होता है, उसका नाम होता है बाल्मर सीरीज। क्या नाम है इसका? बाल्मर सीरीज। फिर थर्ड में जंप करके आया, कहीं से भी आया, हाँ कहीं से भी आया, इसे बोलते हैं पार्शन सीरीज। फिर अगर फोर्थ में आया कहीं से भी, भाई इसके ऊपर भी तो और बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, तो ऊपर से कहीं से भी आ सकता है, तो लाइमन बाल्मर पार्शन, फिर नाम होता है ब्रैकेट सीरीज। और फिर आखिरी में अगर पांचवें ऑर्बिट में आया, कहीं से भी ऊपर से भी आया, उसे बोलेंगे पी फंड सीरीज। ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ रखी है। तो लामेन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट एंड पी फंड। Whenever electron de-excite from a higher energy level to a low energy level, there are spectral lines we are drawing here. और इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को, मतलब भाई अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन है तो एनर्जी लाइन सी है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को बोहर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये हमारे इसलिए बोहर्स थ्योरी की फेलियर में माना गया था, फेलियर में काउंट किया गया था। खैर अभी क्वेश्चन तो इतना नहीं है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट समझ में आ रहा है कि सीरीज बनती है ऐसे। और वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, -13.6, -3.4, -1.5, -0.85, -0.54 एंड सो ऑन। अच्छा एक चीज और यहां पे मैं डिस्कस कर लूं, जैसे लाइमन की उदाहरण ले लेते हैं। लाइमन का, लाइमन में जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वो आ रही है 2 से लेके 1 में, और जो आखिरी स्पेक्ट्रल लाइन है वो कहां से आएगी? इंफिनिटी से 1 में आएगी। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहां से आती है? 2 से लेके 1 में, और लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन आती है इंफिनिटी से लेके 1 में। ध्यान रखिएगा जो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें भी एनर्जी बाहर निकलेगी और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में भी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो किस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी, या किस केस में जो वेवलेंथ निकलेगी? भाई एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी की अपनी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, एनर्जी का अपना कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है। तो किस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी और किस केस में मिनिमम वेवलेंथ निकलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान रखना, जब भी इंफिनिटी से लेके पहले में आएगी तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा है तो लैम्डा सबसे कम होगा, यानी जो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है बच्चों वो हमारी मिनिमम वेवलेंथ एमिशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस केस में जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, भाई एनर्जी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है मान के चलो, और यहां पे एनर्जी तो मान लीजिए ये 13.6 है और यहां पे -3.4 है, तो यहां पे तो 10.2 की एनर्जी का डिफरेंस हो गया ना, 13.6 - 3.4 10.2, यहां पे 13.6 का डिफरेंस। तो ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है ये मैक्सिमम वेवलेंथ के एमिशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सीरीज में, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पेफेंट, किसी भी सीरीज में जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन निकालती है, और जो आखिरी स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मिनिमम वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर निकालती है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है बेटा समझनी, वो ये कि जो पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है यानी कि लाइमन सीरीज, इसमें जो भी एनर्जीज निकलती हैं उससे जो लाइट होती है, जो जिस प्रकार की वो लाइट है यूवी प्रकार की, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है पूरी सीरीज में। चाहे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करो, जैसे भैया अल्ट्रावायलेट लाइट की एक वेवलेंथ नहीं होती, इनकी रेंज होती है। हमने बोला अल्ट्रावायलेट लाइट, इनकी एक वेवलेंथ नहीं, इनकी रेंज होती है यहां से लेके यहां तक। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन से लेके लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन तक जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, एनर्जी निकलेंगी, वो सारी की सारी यूवी लाइट्स होती हैं। इसी प्रकार से बाल्मर के समय, इसके समय जो भी लाइट्स निकल रही हैं वो एक्चुअली विजिबल लाइट है बच्चों। विजिबल मतलब जो हम देख पाते हैं, और मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक ही हमारी विजिबल रेंज होती है बेटा। उसके बाद पार्शन, ब्रैकेट और पेफेंट, इन तीनों में ही इंफ्रारेड रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। भैया एनर्जी बाहर निकल रही है ना, तो एनर्जी क्या, कितनी एनर्जी भाई? GX, UV, IMR, यही हो सकती है एनर्जीज। कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर पहली स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें, इसमें जितनी भी लाइट निकलेगी, जितनी भी एनर्जी निकलेगी, किसी प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, वो कौन सी होगी? वो यूवी होगी।
बाल्मर में विजिबल निकलती है, पाशन, ब्रैकेट और पीफेड में जो भी लाइट निकलती है वो इंफ्रारेड लाइट निकलती है। अब सवाल क्या है, सवाल पूछा गया है कि बताओ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, हाँ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइन निकली 4860 एंगस्ट्रॉम की, 4860 एंगस्ट्रॉम की। बताओ वो कौन सी सीरीज है? मुझे मालूम है 4860 वो विजिबल रेंज का पार्ट है, 4000 से लेकर 7000 के बीच में तो है, यानी 4860 हमारी विजिबल का पार्ट है और विजिबल लाइट निकलती है किसके अंदर? विजिबल लाइट निकलती है बाल्मर में, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बाल्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज गिव स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ दिस? तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बाल्मर। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला बच्चों, वो सीखो। देखो मैंने इतना टाइम लगा दिया, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में लगा दिए। अब आपको क्या सीखने को मिला? आपको सीखने को मिला कि यार अगर वो कोई ऐसी वेवलेंथ दे दे जिनका रेंज मुझे पता ही नहीं हो, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी रेंज दे दे, वेवलेंथ रेंज दे दे, या इन्फ्रारेड की दे दे, और मुझे उसकी वेवलेंथ रेंज ही ना पता हो, यानी आपको क्या याद करना है कि भैया ये क्वेश्चन करते वक्त आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद आ गया चैप्टर, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर सारे फ्रीक्वेंसीज और सारे वेवलेंथ रेंज की वैल्यू दे रखी है। आपको वेवलेंथ याद करनी है वहां पे कि भाई तीन ही तो हो सकता है, या तो वो यूवी की वेवलेंथ देगा, या तो वो विजिबल की देगा, या तो वो इन्फ्रारेड की देगा। बोलो सही है कि नहीं है? अगर 4000 से कम वाली कोई दे दे, 4000 से कम वाली, तो वो अल्ट्रावायलेट वाली हो जाएगी, और 7000 से ज्यादा वाली दे दे तो इन्फ्रारेड हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने बोला कि 9000 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है, बोलो कौन है? मुझे पता है 7000 से ज्यादा इन्फ्रारेड वाली होगी। बोलो सही है कि नहीं है? अब इन्फ्रारेड में बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफेड, अब इनको श्योर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? 1 में लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। फिर मैं डिफरेंस चेक करूंगा। हाउएवर इतना डीप क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये इसके हेल्प से या इसके कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। खैर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 काफी बड़ा हो गया हमसे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया क्या? बाल्मर सीरीज। अगला सवाल ले लेते हैं बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 लिखा था, रेडियस ऑफ द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज आर, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी। नाउ द रेडियस का फॉर्मूला आपको जो याद करना है मेरे साथ, वो करना है n स्क्वायर ऑफ आर नॉट। What is R naught? R naught is the radius of first orbit. First orbit is the radius को of hydrogen atom है, of course. Radius of first orbit of hydrogen atom, और इस radius को हम बोहर्स रेडियस के नाम से भी जानते हैं। बोहर्स रेडियस, बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू होती है आपको वो भी याद आनी चाहिए। ये 0.529 एंगस्ट्रॉम, वैसे यूजुअली 0.53 लिख लेते हैं बस, है ना, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। खैर सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया है कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, हमें आर दे रखा है, तो सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं R2 कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 2 डाल दी तो 4 टाइम्स ऑफ R नॉट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू कैपिटल R दे रखी है। सही है? तो रेडियस ऑफ द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज R, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो अगर मैं R3 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ R नॉट। R की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो इनको डिवाइड कर दो, क्या करना है? हो गया क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 4R नॉट डिवाइड बाय 9 टाइम्स ऑफ R नॉट इज इक्वल टू R बाय, मान लीजिए इसको R डैश मान लेता हूं, है ना, रेडियस की वैल्यू को R डैश मान लेता हूं। R नॉट से R नॉट काट दिया तो R डैश कितना आ गया? ये आ जाएगा 9/4 ऑफ R। 9/4 ऑप्शन देख लो कौन सा है। ये लग रहा है 2.25 R आ जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला सवाल है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ लाइमन सीरीज। देखो अब वो इस पे टाइम लगाने का फायदा मिला कि नहीं मिला? अब इसको पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो गया कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। तो लाइमन लाइज है ना अल्ट्रावायलेट। अच्छा विजिबल के लिए क्या आंसर है? विजिबल के लिए बाल्मर है। और इंफ्रारेड के लिए क्या है? इंफ्रारेड के लिए 3 आंसर हो सकते हैं, पार्शन भी हो सकता है,
ब्रैकेट भी हो सकता है और पी फ्रंट भी हो सकता है। सर श्योर कैसे होंगे? फिर आपको रिडबर्ग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आप श्योर हो पाएंगे। चलिए जी, अगला सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से किसकी जो ट्रांजिशन है, कौन सी ट्रांजिशन जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें दो तो काट ही दो, बेकार है। 1 से लेके 2 में जाना, ये डी एक्साइटेशन है ही नहीं। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आना चाहिए, ये तो उल्टा दिखा रहा है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। सिमिलरली ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ये वाला ये वाला। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन 2 से लेके 1 या 6 से लेके 2, इनमें से कौन सी ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम के लिए एमिट करेगी फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैं दोनों डायग्राम बना देता हूं। ये 2 से लेके 1, एक तो ट्रांजिशन ये हो गई, और एक ट्रांजिशन होगी 6 से लेके 2, एक ट्रांजिशन ये होगी। तो दोनों में से कौन सी केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकलेगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो बेटा, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर के। n1 क्या है सर? n1 है जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, और n2 क्या है? n2 है जहां से आ रहा है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे बैठेगा ये 1 माइनस 1 बाय 4, यानी कितना हो जाएगा? 3 बाय 4 हो जाएगा, यानी 0.75। और यहां के केस में कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? यहां की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4 माइनस 1/6, नहीं 6 नहीं 36। अरे भैया ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1/6 हो गया, 36 हो गया ना, सही है? बोलो। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, एक ये हो गई, एक रेशो ये हो गई, इन दोनों को सॉल्व करूं तो दोनों में से ये ज्यादा आएगी, ये 0.75 आएगी, और ये शायद 0.22 कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। रेसिप्रोकेट करके देख लोगे ना सॉल्व करके, यानी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है वो ज्यादा, इस फ्रीक्वेंसी का जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा है। भाई ये सॉल्व करोगे ना जब आप, जैसे कि इसकी वैल्यू यहां पे निकल कर आएगी 0.75, इसकी वैल्यू यहां पे निकल कर आएगी कुछ 0.22 निकल कर आएगी, तो यहां पे जो है बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बेटा क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना सिंपल सा सवाल है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन, बट वो एक्सप्रेशन में पढ़ा, ये वैल्यूज में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी ऑफ दिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। अब इन्होंने n की वैल्यू नहीं बताई, उन्होंने एनर्जी की वैल्यू बता दी। भैया कौन से ऑर्बिट में बैठा है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि भैया जिस ऑर्बिट में ये बैठा हुआ है उसकी एनर्जी -3.4 है, तो -3.4 तो ये तो सेकंड ऑर्बिट का होता है एनर्जी हाइड्रोजन एटम में। ये किसकी है? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है ना। पहला ऑर्बिट -13.6, दूसरा ऑर्बिट -3.4, तीसरा ऑर्बिट -1.5, चौथा ऑर्बिट -0.85। सबकी वैल्यूज मुझे याद हैं, तो मुझे पता है अगर उसकी एनर्जी -3.4 है तो कौन से ऑर्बिट में बैठा है? ये दूसरे ऑर्बिट में बैठा है सर, इनडायरेक्टली दे रहा है वो। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी n की जगह 2 इंटू h अपॉन में 2π, यानी h से h कट गया, कितना आ गया? h अपॉन में पाई आ गया। अब h की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, और पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। गड़बड़ तो नहीं कर रहे? ठीक है। अब देखो ये दो का ही कुछ फर्क है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ना कराओ, यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना ये वाला, यानी 2.1 इनमें से कुछ आंसर है, और 10⁻34 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा लगाने वाले हो? ऑप्शन। कैलकुलेट करने का फायदा नहीं ना, साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही ऑप्शन हो सकता है बेटा, ये ऑप्शन हो सकता है, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल यहां पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। सही बात है साहब, ये होती है, हमें याद कर रखी है, हमें तो मालूम है। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड स्टेट। ऐसा है बच्चों कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6,
सेकेंड स्टेट में उसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में इसकी वैल्यू है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे होना चाहिए था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड स्टेट ना शब्द इस्तेमाल किया नहीं जाता, या तो लिखा होता सेकेंड परमिटेड लेवल। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं मैं कि द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सवाल है साहब, ये आयनाइज का मतलब क्या होता है? कभी भी किसी को एनाइज करना हो तो उसके इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के दूर फेंक दो इंफिनिटी पे। यानी कि अगर वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां कहीं पड़ा है तो उसको कहां ले जाओ? इंफिनिटी पे ले जाओ। तो इसमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? तो जो भी इसकी एनर्जी होती है उसका जस्ट नेगेटिव आंसर हमारा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे आंसर लिखा, को वैल्यू लिखी -1.5। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे आयनाइज करना है, आयनाइज करने का मतलब क्या है? आयनाइज करने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दो। फ्री कर दो मतलब उसे इंफिनिटी पे डाल दो, हाई एनर्जी ऑर्बिट में डाल दो। तो वहां पे एनर्जी उसकी कितनी होगी? एनर्जी यहां पे 0 हो जाएगी। तो 0 माइनस ऑफ -1.5 प्लस 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आयनाइज का मतलब होता है टू फ्री दैट इलेक्ट्रॉन, फ्री कर दो इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अगर सर ये सेकंड स्टेट की जगह सेकंड परमिटेड लेवल, भाई एक्चुअली क्या है, शब्द ठीक नहीं है। सेकंड स्टेट नहीं बोलते, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, या फिर सेकंड परमिटेड लेवल बोलते हैं। अगर सेकंड परमिटेड लेवल होता तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता, और यहां से निकलता तो आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन बी। फिलहाल क्योंकि मैं क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूं, इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा? -1.5 की जगह कितना आ जाएगा? +1.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है, λ1 and λ2 are the wavelength of the first member of Lyman and the Paschen series, then λ1 is to λ2। now you all know, ये फायदा होता है किसी एक क्वेश्चन पर टाइम लगाने का कि बाकी सारे सॉर्ट हो जाते हैं। अब मुझे मालूम है लाइमन और पाशन में, लाइमन में फर्स्ट मेंबर का मतलब है 2 से लेके 1, और पाशन होता है थर्ड ऑर्बिट में आना, और थर्ड में पहली बार कहां से आ सकता है? चौथे में आ सकता है। तो यहां पे आएगा 4 से लेके 3। दो बातें हो गई यहां पे, 2 से लेके 1, और यहां पे 4 से लेके 3। अच्छा, यहां पे रिडबर्ग फॉर्मूले के हिसाब से 1/λ का फॉर्मूला है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/4, यानी कि 3r/4, यानी 1/λ1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3r/4। सिमिलरली यहां निकाल दिया, 1/λ2 इज इक्वल टू r, 1/ कितना आ गया? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/λ2 निकल कर आता है 7r डिवाइडेड बाय 144। कैलकुलेशन कर लेंगे, वो तो एलसीएम लिया और किया ही किया है। अब हमें इनकी रेशो निकालनी है, तो हमने क्या करना है? इसको ऊपर रखना है। 1/λ2 डिवाइडेड बाय 1/λ1, तो कितना आ गया? ये आ गया 7r/144 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3r। r से r काट दिया, गलत कर दी कैलकुलेशन कुछ, फिर से रुको। 7r/144 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड में आया ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3r यहां हो जाएगा और 4 यहां हो जाएगा। ठीक तो लिख रहे हैं वैसे हम, ठीक ही लिख रहे हैं, सही लग रहा है। चलो काट लेते हैं। 4 × 12 और 4 6, 6 × 18, 3 × 9 10, 108। बिल्कुल सही आंसर आ गया, 7/108, ये सही आंसर है। बस मैं क्रॉस चेक कर रहा था ना यार, रेशो पिछले क्वेश्चन में गलत हो गई थी, मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो अभी ठीक है ये बिल्कुल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? 7:1:108, which is option C. Okay, moving to the next question. Question number 17. Look at the radius of Bohr's orbit is r0. The radius of Bohr's orbit is r0. The electron in the nth orbit is, तभी तो पढ़ाया मैंने ये,
रेडियस इन द nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट, यानी ऑप्शन सी सही है। ओके, लिखा था ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट 4 से लेके 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो हाइड्रोजन लाइक का मतलब हाइड्रोजन नहीं होता, तो आप ये मत सोचो कि चौथा ऑर्बिट यानी कि -1.5 वाला नहीं, सॉरी -0.85 वाला नहीं, पहले की एनर्जी -13.6, दूसरे की एनर्जी -3.4, तीसरे की एनर्जी -1.5, चौथे की एनर्जी -0.85। ये सारी जो कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं है। खैर ये क्वेश्चन में से इतना मुश्किल है भी नहीं, तो समझाने की जरूरत थी नहीं मुझे। लिखा है ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 4 से लेके 3 में हो रहा है बेटा। ट्रांजिशन इज टेकिंग फ्रॉम 4 to 3, 4 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है इसका। ऐसे देखो, जब 4 से 3 इसका ट्रांजिशन हुआ तो यहां से जो निकली वो अल्ट्रावायलेट लाइट निकली, अल्ट्रावायलेट। वो कह रहा है बताओ इंफ्रारेड रेडिएशन किससे निकलेंगी, इनमें से किस में से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी। सबसे पहली बात, आपको सबकी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर याद होने चाहिए, और मैं हमेशा से लाइन लिख देता हूं GX UV IMR गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव्स। अब आपको मालूम है कि यूवी और इंफ्रारेड को अगर मैं कंपेयर करूं, यूवी का मतलब ये पूरा वी नहीं है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट लिख लेता हूं पूरा यार, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को अगर मैं कंपेयर करूं तो इनमें से अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड, एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। अब हमें यह बताना है कि अगर इस ट्रांजिशन में अल्ट्रावायलेट निकली है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इन ऑप्शंस में से किस में इंफ्रारेड वाली रेडिएशन निकलेंगी। देखो ऐसा है बच्चों कि जब हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स बनाए थे तो जो पहला ऑर्बिट था वो -13.6 यहां लिखा था, और दूसरा बहुत ऊपर लिखा था -3.4, फिर तीसरा रिलेटिवली थोड़ा कम लिखा था -1.5, फिर उससे अगला थोड़ा सा और पास आ गया था, फिर उससे अगला थोड़ा और पास आ गया था, फिर और पास आ गया था। जो डिस्टेंस है, जो गैप है एनर्जी लेवल का, वो कम होता जाता है, हम सबको पता होना चाहिए। अब जब 4 से लेके 3 वाली में अल्ट्रावायलेट निकल चुकी है, 4 से 3 में, तो उससे कम एनर्जी उनसे ऊपर वालों में निकलेगी, बिकॉज ऊपर वाले में एनर्जी गैप कम होगा। और जब एनर्जी गैप कम होगा, तो एनर्जी गैप अल्ट्रावायलेट से कम किसका, इंफ्रारेड का। यानी इन में से कौन सा ऑप्शन जो है, मतलब चौथे में, भाई तीसरे में ना आए ना, चौथे में आ जाए, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी बनेगा। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, सुनो। 4 से लेके 3 में अल्ट्रावायलेट निकली है। अब अगर मान लीजिए मैं 3 से 2 की बात करूं तो इनका गैप तो ज्यादा होता है ना, गैप ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, यानी वो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। कौन हो सकते हैं, वो एक्सरे हो सकते हैं, वो गामा हो सकते हैं। जैसे 2 से 1 एनर्जी जब सबसे ज्यादा गामा हो सकता है। ये हाइड्रोजन लाइक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो ये कौन होती, ये अल्ट्रावायलेट होती। अब अल्ट्रावायलेट ये वाली है, जबकि 4 से लेके 3 पाशन सीरीज है। पाशन में एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम में इंफ्रारेड निकलती है, लेकिन इंफ्रारेड नहीं है ये। अब समझ रहे मेरी बात। तो 4 से पहले जो भी एनर्जी के ट्रांजिशन होंगे उनमें इंफ्रारेड इनसे कम होगी। भाई 4 से लेके 3 में जो ट्रांजिशन हुई उसमें अल्ट्रावायलेट निकला, तो इससे कम एनर्जी वाला कहां आएगा, जब 4 में आ रहा होगा। तो 4 में कहां से, 5 से, तो एक ही लौता ऑप्शन तो बनाइए, 5 से लेके 4 ऑप्शन कौन सा बनेगा 18वें क्वेश्चन का, ऑप्शन डी बनेगा। यहां से न्यूक्लियर शुरू हो रहा है, एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अगली क्लास में लेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ दिस टू दिस। हमें 2 एलिमेंट्स यहां पे दे रखे, हमें रेशियो बताना है। तो न्यूक्लियर रेडियस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने याद किया हुआ है, R is equals to R naught e to the power 1/3. This is called as a semi empirical constant. सेमी इंपेरिकल का एक्चुअल में मतलब होता है जो थोड़ा सा डेरिवेशंस मैथमेटिकली की गई, जो एक्सपेरिमेंटल की गई, थोड़ा सा दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी इंपेरिकल बोलते हैं। तो R इक्वल्स टू R नॉट e to the power 1/3, 2 एटम्स हैं,
पहला हाइड्रोजन है तो R1 अपॉन में R2 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 हो जाएगा A1 अपॉन में A2 की पावर 1/3, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है 1 है और E2 वाला कितना है 27 है, 27 की पावर 1/3, यानी कि 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2 का आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1:3, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो इससे अगला जो है अगले स्लाइड पे अगले उसमें रिकॉर्डिंग में लेते हैं। थैंक यू।